बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी अक्सर पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं या उनकी फैमिलीज होती हैं, उनकी इसी तनाज़ुर में देखा जाता है कि पॉलिटिक्स करेंगी, लेकिन जब उनकी लाइटर साइड थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज देखा जाए तो फिर वाकई बहुत खुशी होती है और कई दफ़ा हैरानगी भी होती है, जैसे कि जुनैद सफदर को देखकर कल हुई। और नाक़दीन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जुनैद सफदर की निकाह की वीडियो जो वायरल हुई और टॉप ट्रेंड भी बना ट्विटर के ऊपर, जिसपे वो गाना गा रहे हैं और ही इज एंजॉयिंग हिज निकाह सेरेमनी, तो बहुत से लोगों ने जब ये क्लिप शेयर किया तो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट उनका ताल्लुक किस फैमिली से है या किस पार्टी से है। तारीफ कर रहे थे और फिर साथ साथ ये भी कह रहे थे कि ही इज सो हैंडसम। कपल की तारीफ भी हो रही थी और क्या हुआ तेरा वादा, उन्होंने जो गाना गाया बहुत अच्छा गाया। और इसके अलावा ये है कि जो जिस तरीकाकार से जो स्टाइल था, जो उनके प्रेजेंटेशन थी, सारी लोगों ने बहुत पसंद की। और वही बात कि पॉलिटिक्स के साइड पर रखकर लोगों ने कल कमेंट्स किए हैं और बहुत तारीफ की है। और फिर तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी उनकी पुरानी कुछ ऐसे फंक्शंस की, इवेंट्स की आ गई, जहाँ पर वो सूफियाना कलाम पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड्स की किसी के इवेंट पर, या फिर अपने वालिद को मौसीकी का शौक है, तो मौसीकी का शौक भी और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आवाज़ भी बहुत अच्छी है जी। और ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहबा जैसे क्राउड पुल कर लेती हैं, वैसे ही जुनैद जो हैं वो अपनी आवाज़ का जादू जगाने की सलाहियत रखते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू द कपल। एंड ये बात देखकर बड़ी खुशी भी हुई कि किस तरह से लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और नौब्याता जोड़े को नेक तमन्नाएं भी दे रहे थे। जी, क्या हुआ तेरा वादा। और उनकी दुल्हन भी बड़ी हैरान हो रही थी, साथ बैठ के उनको मुसलसल देख रही थी कि अच्छा, इतनी अच्छी आवाज़ है और इतना अच्छा गाना गा रहे हैं। तो बहुत अच्छा और बड़ा जबरदस्त लगा, उन्होंने बड़ी इंजॉय की। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं आज के प्रोग्राम में हम आपसे क्या क्या बातें करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले जी, अहमद मसूद का हथियार डालने से साफ इनकार। कोरोना के वार कम ना हो सके। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। रिकॉर्ड होल्डर फरहान आयूब कौमी शर्ट्स बेचने पर मजबूर। डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। और 45,000 पेंसिलों से दुनिया का सबसे बड़ा झूला तैयार। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले अफगान सूरत हाल करेंगे क्योंकि खासी अहमियत की हामिल हो चुकी है। ये पूरी दुनिया का इस पर फोकस है। काबुल एयरपोर्ट और जो वहाँ से सूरत हाल सामने आ रही है, ख़ासकर जो कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान है वो इस वक्त क्या बात करें, उस पर भी सबका फोकस है। फिर इसकी वजह से कल जो मुलाकातें हुई हैं, हमने ये देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और दीगर 2 ममालिक में 4 ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं। इसी सूरत हाल की वजह से पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता किया है और उनसे बात की है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर। तो ये खासी अहमियत की हामिल है और इसको देखना होगा कि आइंदा चंद दिनों में ये कैसे डेवलप होती है। बिल्कुल, आइंदा चंद दिनों में ये कैसे डेवलप होती है। इसके साथ साथ अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाही ने पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तालिबान पर कोई असर और रसूख नहीं है। ये माजी का झूठा इल्ज़ाम है जिसको तालिबान गुज़श्ता 20 बरस से बार बार मुस्तरद भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत नवाज हल्कों की जानिब से पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसे पाकिस्तान भी कई बार मुस्तरद कर चुका है। और इसी के साथ साथ सूबा पंजशेर में जो सूरत हाल है वहाँ पर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि उन्होंने अहम चोटियों पर कब्जे भी कर लिए हैं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। रसूल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान की जो अभी की सूरत हाल है, एक तो पंजशेर रह गया जहां पर मुकम्मल तौर पर तालिबान ने अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहीं पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से भी बात हो रही है। कल तालिबान के तर्जुमान की मीडिया नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई, उस पर भी बात हुई। क्या कहेंगे आप इस करंट सिचुएशन पे? कोशिश ये कर रहे हैं तालिबान के वसी तर इत्तेहाद कायम किया जाए, दीगर लिसानी ग्रोहों को, मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं उनके नुमाइंदे हैं उनको हुकूमत में शामिल किया जाए। अगर तालिबान की नीयत ये होती कि वो अपनी एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाते तो वो पहले ही दिन उसका ऐलान कर लेते। उनके सामने तो कोई रुकावट नहीं थी। उनकी ख्वाहिश है कि अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सबको इक़्तिदार में शामिल किया जाए। पानशेर की आप बात कर रहे हैं,
वो इतना अहम नहीं है। सारे अगर अफगानिस्तान पे हमला हो गया है, कब्जा हो गया है, और कब्जा क्या, सब लोगों ने वहाँ पे समझौतों से सरेंडर किया है जी। और हथियार डाले हैं ताकि खून खराबा अफगानिस्तान के अंदर ना हो। तो पानशेर में भी कोई खून खराबा नहीं होगा। ये बातें जो है ये मगरबी मीडिया की जानिब से की जा रही हैं, उन पर कान नहीं धरना चाहिए और ना हमें उनको दोहराने की ज़रूरत है कि मज़ाहमत शुरू हो रही है। पहले दूसरे दिन मगरबी मीडिया में ये बातें आना शुरू हो गई थी कि जी तालिबान के खिलाफ तो मज़ाहमत शुरू हो गई है, और ज़ाहिर है कि वो खाना जंगी कराना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश यही है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा अफगानिस्तान में नहीं होगा। तालिबान इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा गिरोह रह ना जाए जिसको कि ये एतराज़ हो कि ये हुकूमत क्यों बनी। बिल्कुल सही आपने कहा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये तमाम सूरत हाल डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इसी में कल बड़ा अहम बयान ज़मीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से ये भी आया कि वो सहाफ़ियों के हवाले से 3 रुकनी कमेटी बना रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि बेहतर और मस्बत और जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है वो अफगानिस्तान की हो। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह के बयान किस कदर पॉजिटिव होंगे तालिबान का इमेज बिल्डिंग करने के लिए? देखिए, सारी दुनिया में जो एक मामला है कि सहाफ़ियों को आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सब लोग यही कहते हैं। अगर सहाफ़ी दुश्मन ममालिक के आलाकार बन जाए तो उसके खिलाफ क्या रुकावट है? क्या ऐसा होता नहीं रहा, नज़र आ रहा है? क्या अरब दुनिया में नहीं हुआ, या पाकिस्तान में नहीं हो रहा, या अफगानिस्तान में नहीं हो रहा? अगर सहाफ़ी और एंकर पर्सन बाहर के पैसे से चलते हैं तो क्या वो मुल्क दुश्मन करार नहीं दे दिए जाएंगे? और फिर उनकी हिमायत के लिए वही लोग आते हैं जो उनकी जेबें भरते हैं। तो अफगानिस्तान में तो ये बहुत बड़ा मसला है। वो आज़ादियाँ ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए, सारी दुनिया में रखा जाता है कि झूठी बेबुनियाद खबरें नहीं फैलानी चाहिए जो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से फैलाई जाती हैं, उन पर फिर तबसरे होना शुरू हो जाते हैं। तो इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बात सच हो और शवायद से हो और तहकीक और तफ्तीश के बाद हो। ये जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो होना चाहिए, बजाय इसके कि पैसा बोले, ज़मीर बोलना चाहिए। तो तालिबान भी यही कोशिश करेंगे वहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म होता है, लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है और हर मुल्क का अपना प्रोपेगेंडा होता है, हर मुल्क के मीडिया का अपने तरीके से उसको टैकल करने का तरीका होता है। अब भारतीय मीडिया का जिक्र कर लें, पाकिस्तानी मीडिया का देख लें, अमेरिकन मीडिया, सो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स। लेकिन ऑब्वियसली अफगानिस्तान के ऊपर चूँकि नज़रें रखे हुए हैं सब, तो वहाँ की रिपोर्टिंग या वहाँ पे जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, ये बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं और तालिबान भी ये कह रहे हैं कि हम टीटीपी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हम किसी तौर इजाज़त नहीं देंगे अपने अमन को ख़राब करने के लिए। कल शेख रशीद साहब ने इस हवाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आइंदा दिनों में अफगानिस्तान के मामले पर दुनिया से खिताब भी करेंगे और फिर उसके साथ साथ जो आवाम का मसला है, वहाँ से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनको भी हम देख रहे हैं और कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये उनकी तरफ से अच्छा इशारा है पाकिस्तान की तरफ। हमारी ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि अफ़गानिस्तान एक अच्छा साफ़ सुथरा हमसाया हो और जिस तरह उसके लोग साफ़ सुथरे अच्छे हमारे साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रखते हैं, इसी तरह हुकूमत भी रखे और हुकूमत कम अज़ कम हमारे दुश्मनों को जानबूझकर जगह ना दे। तो जगह तो वो माजी में देते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि तालिबान किस हद तक हमारे साथ ताउन करते हैं। जो उन्होंने कहा है और जो वो कहते रहे हैं, अभी तक तो ऐसा लगता है कि उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने नहीं की। अगर हमारे दुश्मन वहाँ पे बैठे हुए हैं और जिनका मुतालबा हमने किया है कि इन दहशत गर्दों को और उनके सरगनों को पाकिस्तान के हवाले करें, तो उनका जहाँ भी हाथ पड़ेगा वो ज़रूर हवाले करेंगे। और आइंदा के लिए अफ़गानिस्तान की इंशाअल्लाह सरजमीन हमारे मफादात और हमारी सलामती अमन के खिलाफ अवाम और हमारी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। इससे ये जायज़ मुतालबा है, ये बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है हर एक रियासत की कि उनकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा रसूल बख्श साहब, अब जहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो मामले हैं वो एक अलग, लेकिन इसके साथ साथ रीजनल पॉलिटिक्स भी इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल हो चुकी है और उसमें आपको ये मालूम होगा कि व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर, उन्होंने कल इमरान खान साहब से रब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्क के दौरे पर, जिसमें ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, उधर जाकर रब्ते करें इसी सूरत हाल के ऊपर। तो ये किस तरफ आप जा रहे हैं, देख रहे हैं बात जाती हुई डेवलपमेंट, ये कैसी है? देखिए, खदशा ये है कि अमेरिका और मगरब पर
अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ने की कोशिश ना करें। लगता है ऐसे ही है कि जिस तरह से हर चीज़ लपेट के वो जा रहे हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि 82,000 लोग सिर्फ अमेरिका ने इनखला किए हैं, यहाँ से ले गए हैं। उनमें वो सारे अमेरिकी शहरी तो नहीं है, इतना शहरी वहाँ हो ही नहीं सकते। वो अफगान हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है। तालिबान की हुकूमत चाहती है कि अफगानिस्तान की हुकूमत मईशत, सनत, तिजारत, सब चीज़ को, तालीम, सेहत को चलाने के लिए जो अफगान है वो वहाँ पे रह जाए। अगर उनको आप ये तरगीब दें कि आए आप, और माहौल ऐसा पैदा करें मीडिया में, जो मगरबी मीडिया ने पैदा किया हुआ है कि अब तो बस कोई इंसानी हकूक़ नहीं रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कि अफगानिस्तान बिल्कुल जन्नत था जब अमेरिकी वहाँ पे 20 साल जंग कर रहे थे इंसानी हकूक़ के हवाले से। जो तालिबान और जो आम शहरी हैं जिनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किए गए, वो दुनिया में डॉक्यूमेंटेड है। लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं, टार्चर सेल में रखे गए हैं। तो वो माहौल पैदा करा कि उनको वापस लिए जा रहे हैं। तो उसके पेश नज़र हम ये देख रहे हैं कि चीन, ये मरकजी एशिया के ममालिक, रूस और पाकिस्तान मिलके हम उस काम को कैसे पुर कर सकते हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान की तमीर नौ भी हो, इस्तेहकाम भी हो, और वो ऐसा खला पैदा ना हो कि जहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे पनाह ले सकें। बिल्कुल सही, और स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन कितनी मज़ाहिका की सिचुएशन है कि पूरी दुनिया इंसानी हकूक़ की बात कर रही है, ख़वातीन के राइट्स की बात कर रही है, बच्चों के हवाले से बात कर रही है कि क्या फ्यूचर होगा। यही वो पूरी दुनिया है जो कई सालों से, कई दहाइयों से फ़लस्तीन के ऊपर खामोश है, कश्मीर के ऊपर खामोश है। वहाँ तो उन्हें ये सिचुएशन नज़र नहीं आती। बहरहाल ये तो मुनाफिकत है। लेकिन कल तालिबान ने बड़े वाज़े तौर पर बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि हम ख़वातीन को किसी चीज़ के हवाले से रोकेंगे नहीं, वो अपनी तालीम भी जारी रखेंगे। कल तालिबान रहनुमा और पाकिस्तान के जो साबिक तालिबान सफ़ीर हैं मुल्ला अब्दुल इस्लाम ज़ईफ़, उन्होंने भी ये कहा कि ख़वातीन की तालीम जारी है, वो काम भी कर सकती हैं, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं काबुल में वो तालिबान से खुश हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसा होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि अगर अफ़गानिस्तान के तालीमी निज़ाम को चलाना है, सेहत के निज़ाम को चलाना है, तो उसके लिए दुनिया के साथ राब्ते, ताउन, ख़ुसूस तौर पर मगरबी ममालिक की तरफ से और बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से ताउन की ज़रूरत है। कि एक तरफ आप इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे ममालिक को तनहा छोड़ देते हैं। तो अगर वसाइल नहीं होंगे तालिबान के खिलाफ के पास, तो वो किस तरह से तालीम और सेहत की जो ज़रूरियात हैं वहाँ पे वो पूरी कर सकेंगे। माजी में जो इल्ज़ामात लगाए थे वो ये तो कहते थे कि जी तालिबान तालीमी इदारे नहीं चलने दे रहे, लेकिन किसी ने कोई वहाँ जाके देखा था, और ये शवायद बिल्कुल मौजूद है कि तालीमी निज़ाम और सेहत का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तो रूसी जंग और उसके बाद की जो खाना जंगी थी उससे तबाह हो चुके थे। उसको बहाल करने के लिए अमेरिका बहादुर या बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस ने क्या मदद की थी? उनके पास कौन से वसाइल से उनको चलाते? और फिर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई कि देखिए जी बच्चों को तो स्कूल जाने नहीं दे रहे। कि जब आपके पास निज़ाम ही नहीं है टीचर्स को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, वही हालात आप पैदा कर रहे हैं। बाद आके कहेंगे देखो तालिबान के आने के बाद देखें हर चीज़ बंद हो गई। 70% बजट अफगान हुकूमत का मगरबी ज़राए से आ रहा था। अगर 70% वो ख़त्म हो जाता है तो 30% से 100% की जो ज़रूरियात है वो आप कैसे आसान तरीके से चला सकते हैं। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम की जिम्मेदारी सब पे है, उन पे ज़्यादा है जिन्होंने के 20 साल यहाँ पे जंग की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने की है। उन पर ज़्यादा है जिन्होंने यहाँ पर 20 साल जंग की है, जिसमें अमेरिका और नेटो फोर्सेस शामिल है। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है, और इसी वजह से कि वहाँ पर इस्तेहकाम आए, मज़ीद बेहतरी आए, दोबारा से नुकसान ना हो। रूस, चाइना, पाकिस्तान इसमें भरपूर इन्वॉल्वमेंट रख रहा है, मामला को देख रहा है। दीगर ममालिक जो सेंट्रल एशिया के हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, और जैसे रसूल बख्श रईस साहब ने कहा कि जो 20 साल यहाँ जंग लड़ते रहे, जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो तो जिम्मेदारी उठा नहीं रहे, और वो तो यहाँ से भाग रहे हैं, मतलब इनखला कर रहे हैं और जिम्मेदारी उठा रहे हैं। रीजन के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी कंट्रीज, ऑब्वियसली पाकिस्तान हो, वो चाइना हो या रशिया हो। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो कितनी स्पीडी होती है और किस तरह से बैठती है। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बड़ा प्रमोट करते हैं पाकिस्तान के पोटेंशियल को, पाकिस्तान के टैलेंट को। जब भी इंटरनेशनली कोई भी कुछ परफॉर्म करता है और कुछ बेहतर नताइज लेकर आता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो वी अप्रिशिएट हिम। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दुख भी होता है इस तरह की चीज़ें देखकर, जहां ये लोग इकोनॉमिकली फाइट कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। ऐसे लोग जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई रिकॉर्ड बना लेते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको होम ग्राउंड पे अप्रिसिएशन नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बड़ी वजह यह कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ना फाइनेंशियल है, ना कोई ऐसे इदारे हैं जो कि इन प्लेयर्स को, जो इन परफॉर्मर्स को सपोर्ट कर सकें। फरहान अयूब एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए मार्शल आर्ट, ब्रेक डांस और चैलेंजिंग कैटेगरी में, और 7 ममालिक से ये मुंसलिक रिकॉर्ड्स थे जिन्होंने इन्होंने तोड़े। लेकिन वो ये मजबूर हो गए कि जब जो उनको जॉब नहीं मिली है, कोई सपोर्ट नहीं मिली है, कोई ऐसी रकम इनामी नहीं मिली जिससे वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकते, तो आखिर उनको अपने इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जब उन्होंने बनाए तो जो उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी वो बेचनी पड़ गई। इस हद तक वो पहुँचे सिर्फ इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था जिससे ये शख्स फरहान अयूब अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकता। बिल्कुल, इससे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान। आपने बड़ी मेहनत की और 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब ये खबरें भी आ रही हैं और आप भी बता रहे हैं जैसे कि आप अपने मेडल्स और शर्ट्स बेचने पर मजबूर हो गए। क्या वजह है? शर्ट्स जी मैं मजबूरी ये हुई कि देखें 21 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक की हैं, उसके ऊपर कोई भी इनामी रकम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन अगर वो हार भी जाएँ तो उनको 25-25 लाख के चेक मिल रहे हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, 21 बार किया है, कोई इनामी रकम नहीं मिली। तो अब मेरे अगर फाइनेंशियली मसले हुए हैं उसके बाद, ठीक है ना, मैंने फिर अपना ये शर्ट्स जो मैंने रिकॉर्ड्स में इस्तेमाल की थी, जो रिकॉर्ड में ब्रेक कर रहा था पहनी थी उस वक्त, वो शर्ट्स मैंने सेल करने की कोशिश की, वो भी कोई सेल खास नहीं हुई। उसके बाद मतलब मैं कोशिश करता रहा 2 हफ्ते तक ये बिक जाएंगी, फिर वो वीडियो वायरल हुई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ये नहीं बिक रही मुझसे, वो मैंने बेचना छोड़ दिया, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो ये सारे मामला ये हैं कि हुकूमत और सारे पॉलिटिशियन मुझे जानते हैं, जितने पॉलिटिशियन मौजूदा हैं, मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं। गवर्नर पंजाब मुझसे 18 बार मिल चुके हैं मुख्तलिफ टाइमों में, जब वो गवर्नर नहीं थे तब भी। उसके अलावा जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग मुझसे कई दफ़ा मिल चुके हैं। मैम फिरदौस हाशी कमान से मैं 4 बार मिल चुका हूँ। ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो राय तैमूर खान भट्टी है, इनको अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, हर किसी को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, हर किसी से मिल चुका हूँ, अपने हालात भी बता चुका हूँ। आपसे मतलब वादे बहुत हुए हैं लेकिन कुछ भी अमल नहीं होता उसके। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शायद हमारे यहाँ पर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की रिकग्निशन नहीं है, सिस्टम ही नहीं है कोई यहाँ पर, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने परफॉर्मर हैं, फिर आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आपने मैथ कम्युनिकेशन में बैचलर्स डिग्री हासिल की है, ना उस रिलेटेड कोई जॉब मिली है, ना इसमें आपको कहीं सेटल किया गया है, सिर्फ मुलाकातों से तो कुछ नहीं होना ना। यही मैंने हमेशा कहा है कि पॉलिटिशियनों को मैंने अब इतना वक्त गुजर गया, मुझे भी ये लगता है कि जितने पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं जिस भी पार्टी के हैं, उन्होंने मेरे साथ खास तौर पर कोई स्पेशल आर्डा फरहान अयूब के साथ लगा के उन्होंने रखा हुआ कि भाई हमने इसको सपोर्ट नहीं करना या ऊपर ना जाए। अगर वो ये सोचते हैं ना कि ये ऊपर नहीं जाएगा, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपके चैनल के जरिए कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे हालात जिस तरह के भी हो। यहाँ पर पाकिस्तान में भी रहूंगा क्योंकि पाकिस्तान के अवाम से और पाकिस्तान से मुझे प्यार है। अच्छा फरहान, आप अकेले नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग ये शिकायत करते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को या खास तौर पर ऐसी कैटेगरी जहां पर आप लोग हमारे सॉफ्ट एम्बेसडर होते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फील्ड और शोबा जो है वो निगलेक्टेड है। आपको कभी अप्रिशिएट किया गया ओवर द ईयर्स, क्योंकि आप पिछले कोई 8-10 सालों से जो है वो ये मेहनत कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स बना रहे हैं? एप्रिसिएशन ऐसे मिली कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो उन्होंने मुझे बनी गला में शील्ड दी थी, फिर गवर्नर साहब मुझसे मिलके खुश हुए, उन्होंने मेरी तस्वीरें भी शेयर की थी। इसके अलावा पर्टिकुलरली इसी हुकूमत का प्रॉब्लम है या इससे पहले भी कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया? पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने पर पिछली गवर्नमेंट में 2 लाख रुपए नाम मिलता रहा है। इस गवर्नमेंट में सिर्फ तस्वीरें बनती हैं, सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, खाली प्राइज मनी नहीं मिलती। देखिए जब तक स्पोर्ट्स पर्सन को प्राइज मनी नहीं देंगे, ये खाली सर्टिफिकेट का वो उससे क्या करेगा? गवर्नमेंट ने मुझे सर्टिफिकेट तो 1-2 बार दिए, एम्बेसडर बनाया मुझे यूथ का, ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने, लेकिन उससे मेरे हालात तो उस तरह नहीं बेहतर होंगे। और मैं ये प्राइज मनी किसके लिए मांग रहा हूँ? कंट्री के लिए। अगर मेरे पास ये प्राइज मनी होती, मुझे दे देते तो मेरे पास मजीद मेहनत करते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपने करनी होती है, अखराजात होते हैं मेरे, तो मेरे घरेलू हालात भी काफी ज्यादा टफ रहे हैं, लेकिन मैंने ये प्राइज मनी हमेशा मुल्क के लिए मांगी, अपनी जात के लिए कभी नहीं मांगी, और ये मेरा हक है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ये करे मेरे लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर आपका हक है, क्योंकि आपने 21 अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और आपने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मुलाकातें आपसे सभी कर रहे हैं, चाहे वज़ीर आज़म से लेकर एक मिनिस्टर तक आपसे मुलाकातें हो रही हैं, गवर्नर साहब मिल रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो फिर क्या होता क्या है? आपसे कोई वादा किया जाता है या फिर से मुलाकात होती है, उसमें कोई फाइनेंशियल वादा या जॉब के बारे में बात की? तो मैं ये कहूँगा कि कौम का ये है कि वो मेरे लिए दुआ करें और मुझे मोरल सपोर्ट दें, क्योंकि उनका नहीं बनता कि मुझे वो पैसे दें, प्राइज मनी दें, ये सिर्फ गवर्नमेंट का फर्ज है। उनसे मैं लूंगा भी नहीं कभी भी। कौम से मुझे बहुत प्यार है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुकूमत जो वादे करती है
हैं। जो पॉलिटिशियन वादे करते हैं मुझसे कि आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं करना तो आप झूठे वादे क्यों करते हैं? वादे मतलब पैसों के किए और जॉब के किए? हाँ, जॉब के वादे कि हम आपकी जॉब करेंगे, मुंह से मतलब उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, आप डिग्री कर लेंगे, ये करेंगे। ना जॉब अभी तक मुझे कोई ऑफर हुई गवर्नमेंट की, ना मुझे कोई जो है ना उसके बाद ही। लेकिन मेरी तमाम जो चैनल हैं, जितने मीडिया हाउसेज हैं, मैंने BS मीडिया में ना वो बैचलर किया हुआ, मेरी 3.6 CGPA है। तो मेरी मीडिया के जो हाउसेज हैं उनसे अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी मुझे जॉब दे सकते हैं अपने चैनल्स के अंदर, क्योंकि मेरी अभी बिल्कुल फ्रेश डिग्री हुई है, एक महीना हुआ मेरी डिग्री को कंप्लीट हुए। तो लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनकी सतह पर यही है कि वो सिर्फ वादे होते हैं। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि इस तरह आप जब करेंगे ना, आपका जो टैलेंट है पाकिस्तान का वो बाहर जाएगा। मैं तो बाहर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से कि ओलंपिक्स में जब कुछ नाम सामने आते हैं और वो कुछ बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो हम ये करते हैं कि जी उनके ऊपर पूरा प्रेशर भी डाल देते हैं कि मेडल्स लेकर आए, लेकिन शुरू से ग्रास रूट लेवल से अपने पोटेंशियल को सपोर्ट नहीं करते। फरहान, मुझे ये बताएं कि हालात आपके ऑब्वियसली बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करे, तो गवर्नमेंट से तो हम डिमांड हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं ऑब्वियसली कि हमारे टैलेंट को सपोर्ट करें, लेकिन आगे क्या करना है आपने? ये 21 का फुल स्टॉप लगा देना है या इसको कंटिन्यू रखना है? मैं अभी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर मैं स्पोर्ट्स पिस्टल के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं अमेरिका के, वो ब्रेक करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ आजकल बकायदा। अच्छा। और मैं ये बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं लगाने लगा, मैं जब तक जिंदा हूँ पाकिस्तान के लिए मैंने काम करना है, और पाकिस्तान छोड़ के भी मैंने नहीं जाना चाहिए, मेरे हालात यहाँ जैसे भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से अगर टैलेंट बाहर जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? हर टैलेंट यहाँ से बाहर चला जाता है। और आपने भी बताया भी है कि आपको बहुत से ममालिक से लोगों ने दावत भी दी कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाने की, आपने इनकार कर दिया। वीडियो जो वायरल हुई है शर्ट्स बेचने वाली, उसके बाद मुझे 78 कंट्रीज मुझे याद पड़ता है जहां से मुझे लोगों ने ऑफर किया है, पाकिस्तानियों ने कहा पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान में आपको मुश्किल वहां पर आ जाए, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप लोगों का जो प्यार है उसी ने मुझे पाकिस्तान में रोके रखा हुआ है, मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान मेरी सरजमीन है और यहीं पर ही मुझे रह के मुल्क के लिए काम करना है आगे भी मजीद भी। तो मैं गवर्नमेंट को ये अपील करता हूँ कि वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे टैलेंट को, तो सारा टैलेंट बाहर चले जाएगा एक दिन, आप टैलेंट को खत्म कर देंगे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फरहान सिमल, जिस तरह हम बात करते हैं मेडल्स की, मेडल्स जो लोग नहीं लेकर आते या फिर हम कहते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती इंटरनेशनल इवेंट्स में, वहां पर तो इसलिए नहीं ना सपोर्ट नहीं है, लेकिन फरहान तो मेडल्स लेके आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं, मतलब सर्टिफिकेट 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं, इन्होंने तो परफॉर्मेंस दिखा दी है। अगर इनको सपोर्ट नहीं करना तो फिर उनको कैसे करेंगे जिन्होंने तो भी परफॉर्म करने जाना है? यही मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि इस पे कोई वो पॉलिसी बना लें। इमरान खान साहब स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको तो सबसे पहले इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से पॉलिसी नहीं बन सकी, बननी चाहिए। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी कहा कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे या टैलेंट के ऊपर कोई पॉलिसी बनाए, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी नहीं बन सकी। जो ना कोई पॉलिसी बनी है, ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर प्लेयर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे किसी भी फील्ड के प्लेयर्स हों, और हम यही शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट या तो सपोर्ट नहीं कर रही या फिर ट्रेनिंग के लिए उस तरह से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। सो फरहान, आई रियली होप कि आपकी इस इंटरव्यू के बाद या लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक ज़रूर पहुँचे, और आप ना सिर्फ अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि आपसे रिलेटेड और आपसे बहुत से लोग हैं जो प्लेटफॉर्म के मुंतज़र हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को ज़रूर मलूज़े खातिर रखे कि हमने अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को आगे लेकर जाना है, और वो पॉसिबल तभी है जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट डेफिनेटली, और डिमोरलाइज नहीं करना हमने अपने टैलेंट को, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब कोई परफॉर्म करता है और उससे आगे से अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, उसे रिवॉर्ड नहीं मिलते, जॉब नहीं मिलती या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर वो परेशान होता है। तो फरहान अयूब, एक तो आपको हम गुड लक भी कहते हैं और आपको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारी ये वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और तमाम जो देखने वाले वज़रा हैं उनसे ये अपील भी है कि फरहान को सपोर्ट अगर आपने सिर्फ तस्वीरों की हद तक करना है तो वो तो काफ़ी नहीं है, आपने सपोर्ट उनको करना है, जॉब करिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है ताकि वो मजीद ये काम करें। ये पाकिस्तान के स्टार हैं, सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ तस्वीरें खिंचाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। फोटो सेशन नहीं चलेगा जी जब तक आप पोटेंशियल को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के हवाले से और स्पोर्ट्स में इस वक्त क्या काम किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं वो और जो पाकिस्तानी अवाम वो अपना पार्ट ज़रूर प्ले कर रही है। और इसी में एक ऐसी साइकिलिस्ट हैं पाकिस्तान की जिनका नाम है अस्मा जान, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आइंदा माह बेल्जियम जाएंगी, जहाँ पर वो इंटरनेशनल रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगी। और उनकी बाकायदा इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है, उनके साथी भी 3 हैं उनके हमरा। अस्मा जो है वो लाहौर में ट्रेनिंग कर रही हैं, तीनों साथी जो हैं वो कराची में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अस्मा की खास बात यह है कि वो सिर्फ अपना ख्वाब पूरा करने नहीं जा रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने या इंटरनेशनली साइकिलिंग को
प्रमोट करने नहीं जा रही हैं, वो अपने नाना की ख्वाहिश को आगे लेकर जा रही हैं, जो ओलंपियन बनना चाहते थे लेकिन वो पंजाब चैंपियन बने और फिर हालात की वजह से वो आगे नहीं जा सके, और अपनी नवासी जो है वो उनके ख्वाब को आगे लेकर जा रही है। और वो कहती हैं, उन्होंने अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि मैं ये 80 साल पुराना ख्वाब है जो पूरा करने जा रही है। वाकई इस ख्वाब की ताबीर इंशाल्लाह जल्द होगी, और उनकी ये बात भी कि मेरा मुकाबला किसी और से नहीं अपने आप से है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है, पहले आप अपने आप से ही मुकाबला करते हैं तभी आप अगली दफ़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया उनके नाना का, तो उनके नाना भी एक बेहतरीन साइकिलिस्ट थे, और वर्ल्ड वॉर की वजह से पहले की बात है जब वो वर्ल्ड वॉर की वजह से वो नहीं जा सके थे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए, तो फिर पंजाब चैंपियन बने, और उस वक्त में पंजाब चैंपियन बनना वाकई बड़े एजाज़ की बात थी। अब चूंकि अस्मा अपने नाना का ख्वाब भी पूरा करना चाहती हैं और अपने से मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहती हैं, पाकिस्तान के 4 मजीद मतलब इन समेत 4 खिलाड़ी हैं जो कि हिस्सा लेंगे, तो हम अस्मा से बात करते हैं कि उनका जो ख्वाब है उसकी ताबीर अब चंद दिन रह गई है दूर, तो हम कैसा वो फील कर रही हैं, कैसी ट्रेनिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, मुबारक हो आपको कि आप माशाल्लाह उन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अस्मा। सबसे पहले तो बीइंग अ फीमेल बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पर ऐसी फील्ड में जो समझा जाता है कि शायद सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। सो आप एक लड़की होकर साइकिलिस्ट और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, नर्वसनेस फील हो रही है? जी मुझे नर्वसनेस इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से, क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है तो नर्वसनेस फील होने का ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा। क्योंकि इतना टाइम रह नहीं गया, तो हम लोग बिल्कुल सारा अपना एफर्ट ट्रेनिंग में लगा रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बड़ा ज़रूरी है जी, सारी एफर्ट ट्रेनिंग पर ही होनी चाहिए। तो अस्मा थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, चूँकि हम आपके जब इंट्रोडक्शन करवा रहे थे तो आपके नाना का जिक्र किया हमने कि उनका ख्वाब था, आप अपना ख्वाब वो पूरा करना चाहती हैं, उनका जो ख्वाब देखा हुआ था, तो कैसे आपको शौक़ आया, किस तरह से आपने प्लान बनाया और फिर किस तरह से आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया कि हाँ तुमने वो ख्वाब पूरा करना है? जी देखिए, ये दिस इज़ अ जर्नी ऑफ माई लाइफ। मैं वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। आई एम अ पोलो प्लेयर। मैं शुरू से अपने बचपन में मैंने पोलो खेली है, घोड़ों पर अपने भाइयों के साथ, अपने अब्बू के साथ। तो कोविड की वजह से पोलो मुझे बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि सारे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। हमारे जानवरों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनको भी इफेक्ट हो सकता है कोविड से। तो मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिए थे पूरी तरीके से, अपने स्टेबल्स और घोड़े वापस भिजवा दिए थे। उसके बाद जो मेरे सामने जो चीज आई है वो कि सब लोग साइकिल्स लेके बाहर निकले हैं सड़क पे, क्योंकि और कुछ सब कुछ बंद हो गया हुआ था। तो मैंने भी साइकिल ली, मैं भी बाहर गई और आहिस्ता आहिस्ता साइकिलिंग शुरू की। जो भी लोकली अवेलेबल साइकिल्स थी उन्हीं पे मैंने साइकिलिंग शुरू की। फिर मैंने एक टीम का एड देखा जिसमें वो एक लेडीज टीम के लिए एक खातून को ढूंढ रहे थे, और मैंने उसके लिए अप्लाई किया। वो एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस था। जो टीम में रेस जीता उसको उन्होंने टीम लिया, मैं वो रेस जीत गई। तो मेरा इंतखाब पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी की टीम में हुआ। तो वहां से मेरा ये साइकिलिंग का सफर शुरू हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे नाना मेहता अब्दुल खालिक साहिब जो थे वो एक पंजाब का कलर रखते थे, गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन साइकिलिस्ट थे। ओलंपिक्स में भी जाने का उनका इंतखाब हो चुका था टीम में, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वो शामिल नहीं हो सके, वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गई। तो जब मैं साइकिलिंग में आई और मुझे इस तरफ साइकिलिंग की तरफ मेरा रुझान हुआ, और मैंने पहले ही साल में गोल्ड मेडल जीत लिया रोड रेस में, तो मुझे इस मेडल जीतने के बाद लगा कि देयर इज अ बिगर पर्पस दैट आई एम हियर फॉर। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट फॉर मी बिकमिंग अ साइकिलिस्ट। इसकी एक पूरी एक इसकी पीछे एक बड़ी बात है जो मेरे नाना का शायद हाथ है, और मुझे इस तरफ मैं जिस तरीके से साइकिलिंग में आई और मैंने एक्सेल किया है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये मैं उनका ख्वाब पूरा करने के लिए आई हूं इंशाल्लाह, एंड दैट विल बी डन एज वेल। बिल्कुल अस्मा, टैलेंट और पोटेंशियल जो है ना, इट रन्स इन द ब्लड। तो वो फैमिली में कहीं ना कहीं एक और हीरा होता है जो अपने एंसेस्टर्स के या अपने आबा अजदाद के उस टैलेंट को आगे लेकर चलता है। एंड आई थिंक, आई एम श्योर यू आर दैट इन योर फैमिली। सो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बड़ी टफ ट्रेनिंग होगी। साइकिल चलाना फॉर फन तो बहुत आसान है, बट टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्टेस्ट या किसी चैंपियनशिप में जाके पार्टिसिपेट करना, आई थिंक आपको बड़ा हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, हम लोग सारा साल ट्रेनिंग करते हैं साइकिलिस्ट, ठीक है। सो हमारी छुट्टी हफ्ते में कोई हमें एक मिलती है, तो वी आर ट्रेनिंग 2.5 hours 2 to 2.5 इन द मॉर्निंग, एंड देन फिर हमारा जिम रूटीन भी होती है जिसमें हमें वेट ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो वो शाम
के वक्त 1 घंटा हमारा जिम में होता है। तो यू कैन इमेजिन कि वी आर ऑलरेडी ट्रेनिंग वेरी इंटेंसली फॉर लोकल ट्रेनिंग लोकल रेसेस। तो ट्रेनिंग तो हमारी चल रही होती है। तो अब ये पहली दफा ऐसा मौका आया कि पाकिस्तान में एक खवातीन की टीम का इंतखाब हुआ है जो कम्पीट इन द इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट है, लेकिन हमें ये एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वी आर रिलेटिवली न्यू टू साइकिलिंग। और जहाँ पे हम कम्पीट करने जा रहे हैं वहाँ पे जो साइकिलिस्ट होंगे उन्होंने सारी उम्र साइकिलिंग की होगी। तो उधर थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाएगा कि जो लोगों ने सारी उम्र साइकिलिंग की है एंड वी आर रिलेटिवली न्यू टू रोड साइकिलिंग, तो और ये हमारी पहली टीम है जो जा रही है। तो हमारे से एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि इट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। अस्मा, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खवातीन बड़ी खुश हैं, तमाम पाकिस्तानी खुश हैं कि आप जा रही हैं वहाँ पर, उन 4 प्लेयर्स में आप शामिल हैं। और आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि मुकाबला मेरा किसी से नहीं है, खुद से है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होता है स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए। इसके पीछे क्या सोचा आपने जब ये आपने कहा, क्या आपका अज़्म होता है? देखिए, मैंने ये कहा था कि आई विल आउट परफॉर्म माई सेल्फ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं वहां पे जाके अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दूं और अपने बेस्ट से भी बेहतर परफॉर्मेंस दूं। ये एथलीट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपकी पर्सनल बेस्ट सलाहियत है आप उसको आउट परफॉर्म करें। तो अब और लोग जो कम्पीट कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देने का फायदा इसलिए नहीं है कि एवरीबडी हैज देयर ओन सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एवरीबडी गेट्स टू दैट लेवल बिकॉज वो बहुत ज्यादा फिटनेस के बलबूते पे या अपनी स्किल के ऊपर पहुंचते हैं। तो इन द एंड व्हाट रियली मेक्स अ डिफरेंस इज कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, जाके दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक इसी में आप बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर भी लेते हैं और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सो नो प्रेशर्स ऑन यू कि नहीं भाई जीत कर आना है, कोई पोजीशन लेनी है, वहां तक जाना ही बहुत बड़ी बात है। जी, मैं ये कहूंगी कि इंशाल्लाह we are very capable of winning, we are very capable of winning and we are very capable of doing very well। लेकिन प्रेशर कोई नहीं है आपके ऊपर, उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो स्टेप है ये एक टॉर्च बेरियर के तौर पर भी साबित होता है और लोगों के लिए और खवातीन के लिए जो आना चाहती हैं। सो आपकी टीम तो जा रही है लेकिन ये एक ट्रैक सेट कर रही है, जो पीछे नया पोटेंशियल है और लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस साइकिलिंग में खवातीन का इंतखाब हुआ है। दिस इज अ ग्रेट स्पोर्ट। ये सबसे ज्यादा फिटनेस के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छी स्पोर्ट है एंड वी वुड लाइक के और यंग बच्चियां और बच्चे इस स्पोर्ट की तरफ आए, क्योंकि अब रोड साइकिलिंग का कोविड की बाद से बहुत ज्यादा लोग साइकिलिंग की तरफ आ रहे हैं और साइकिलिंग का फिर से रिवाइवल हो रहा है। बिल्कुल सही आपने पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। डेफिनेटली अस्मा, आपको गुड लक। और आपके साथ किंजा मलिक भी हैं, पाकिस्तान की टॉप साइकिलिस्ट हैं, तो आपकी पूरी टीम को गुड लक हमारी तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगी और पाकिस्तान में एक बेहतर जो ट्रेंड आ रहा है उसमें आप वाकई एक आपने स्टार्ट किया, तो आपको गुड लक। आपने बेहतर कहा, मैं हेल्दियर कहूंगी। साइकिलिंग इज वेरी हेल्दी है, वो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त ये चीज होती है। बहरहाल जी, ये ट्रेंड दोबारा वापस आ गया, लेकिन वी आर रियली हैप्पी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस फील्ड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। कल दौराए लाहौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त भी रहा जी, और मुख्तलिफ जगहों पर वो ने जब खिताब भी किया और वहाँ पर एजुकेशन के प्रमोट के लिए जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसी के साथ साथ कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, जिसमें सबसे अहम मुलाकात जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर नज़ीर चौहान से थी। और नज़ीर चौहान ने यह कहा कि मैंने माफ़ी भी मांग ली है और मैंने ये भी बता दिया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो टूटने वाला है और बहुत से और अरकान जो हैं वो उस ग्रुप से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और अहम बात भी कल इमरान खान साहब ने की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बुज़दार साहब शोर मचाए बगैर इतना काम करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता। बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है आज तक किसी भी वज़ीर आला की पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। ऐसे कलमात एक बार फिर उन्होंने दोहराए और उनके जाने के बाद
अहम तरीन जो तबादले हुए वो भी हमारे सामने आए। सुबह पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े तबादले किए गए, कमिश्नर, सेक्रेटरीज और डीसी के तबादले किए गए, जिसमें लाहौर के डीसी भी शामिल हैं। तो इसकी तमाम जो सूरत हाल थी, अब ये आपको पता नहीं है कि जब भी वज़ीर आज़म दौरे पर आते हैं लाहौर में या पंजाब में, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं और ये वही तब्दीली को रिलेट कर दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि जी हमारे दौर में बड़ी तब्दीली आई है, तो वो तब्दीली शायद इसी हवाले से है कि ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। सो अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, आप कैसे हैं? जी थैंक यू अंजुम रशीद साहब, हम खैरियत से हैं। तो इमरान खान साहब के जो दौरे के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे सिमल ने भी कहा कि अक्सर जब वो लाहौर आते हैं तो फिर अगर वजीर ना कोई चेंज हो तो एटलीस्ट कोई सेक्रेटरी या डीसी कमिश्नर तो जरूर चेंज होता है। तो कैसा आपने देखा, और फिर जो वज़ीर आला के हवाले से भी उन्होंने जो बयान दिए कल? अच्छा, ये वज़ीर आला के हवाले से बयान और ये जो तबादले हैं, इनका आपस में एक रिश्ता है जी। एक तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मर कर रहे हैं और पंजाब की तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब बर्बाद हो गया, पंजाब ख़राब हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, अगर वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब बर्बाद नहीं हो गया तो आपको फिर तबादले करने की जरूरत क्या थी? और अच्छा काम करेंगे। अगर जो है वो डिप्टी कमिश्नर, ब्यूरोक्रेसी, काम करने वाले कारिंदे अगर परफॉर्म कर रहे थे, उनको तब्दील क्यों किया? उनको तब्दील इसीलिए किया जाता है कि जब परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही होती, परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए तब्दीली की जाती है। तो इसलिए खुद उन्होंने अपने बयान की नफी कर दी कि पंजाब बर्बाद नहीं हो रहा और पंजाब में जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। पंजाब में बिल्कुल अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा काम वो होता है जो लोगों को नज़र आए। पंजाब में और लाहौर में और दूसरे शहरों में आपको कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई नए स्कूल नहीं बन रहे, कोई नए अस्पताल नहीं बन रहे, कोई नई सड़कें नहीं बन रही, कोई नई गलियां, कोई नई सीवरेज, कोई नए स्ट्रीट लाइट, कोई सफाई, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। अंजुम साहब वो यही तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप इतना काम करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता। पिछली हुकूमत जो काम करती थी वो सिर्फ तशरीह थी कि लोगों को नजर आता था। ये कौम बना रहे हैं, ये एक सिस्टम बेहतर कर रहे हैं जो कि ग्रेजुअली नजर आएगा, उन्होंने ये कहा। अच्छा, ये बात भी है कि आप प्रोपेगेंडा के जरिए भी लोगों को जो है वो गलत को सही और सही को गलत करार दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं है कि असल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती है, लोगों की जो जिंदगी गुजर रही होती है, उसको जो गवर्नमेंट मुतासिर करती है वो बहुत मानी रखती है। अंजुम साहब, अब आपकी बात माने या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात माने, वो तो कह रहे हैं कि पंजाब के सूबे में बड़े इनकलाबी इकदामात हुए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएंगे। अब आपने जैसे कहा कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत से तबादले किए गए और खासतौर पर डीसी लेवल, वो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और मियाँ वाली डीसीज को चेंज कर दिया गया, तो कुछ बेहतरी लाना चाह रहे हैं ना, और अच्छा काम करना चाह रहे हैं। अब 2 साल रह गए, कुछ तो दिखाना है आवाम को। भाई बात यह है कि जो पंजाब में क्या हुआ, क्या है पंजाब में, क्या इन्होंने कोई अस्पतालों के बजट में इजाफा कर दिया है? पंजाब में क्या जो स्कूलों से बाहर ये तो किया है ना अंजुम साहब, ये आपको याद होगा कि जब हम लोग लास्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उसमें भी जो तकाबली जायजा लिया गया नून लीग की गवर्नमेंट से, तो ये बताया गया कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में अब बेहतर काम हो रहा है और पिछली गवर्नमेंट से एटलीस्ट 30% तो सब चीज़ें बेहतर। भाई लाहौर, फैसलाबाद, झेलम और रावलपिंडी के अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल में, क्या उनमें दवाएं जो है वो मुफ्त मिल रही हैं? क्या जो पहले कैंसर की दवाएं आवाम को मुफ्त मिल रही थी वो दोबारा से मुफ्त मिलने लगी हैं? ऐसा नहीं है। जो इन्होंने बजट में ऐलान किया था, क्या उस बजट के ऐलान के से अबव इन्होंने कुछ खर्च करना शुरू कर दिया? बजट में इन्होंने कहा था कि ये खर्चा कम कर रहे हैं और नहीं, इस दफा नहीं, वो लास्ट ईयर का था। इस दफा डेवलपमेंट बजट बेहतर हुआ है, हेल्थ भी बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर हुआ है, लेकिन एजुकेशन के अंदर और सेहत के अंदर वो भी बेहतर हुआ है। वो यही कह रहे हैं, स्टैट्स हैं। अब लाहौर में कौन सी नई सड़कें बनी है? अंजुम साहब, आपके ऊपर टैग लग जाना है, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने आपको कहना है कि आप जो है ना मैना मानो की रट लगा के बैठे होते हैं और आप जो है ना गवर्नमेंट के किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं। देखिए, मुझ पर मैं तो एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर लाहौर की गलियाँ, सड़कें और पानी में, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई बेहतरी आई है, और मैं कह रहा हूँ नहीं आई, तो अच्छा, ये तो देखें ना, इसके बड़े मसाइल हैं, इसके बड़े मसाइल हैं जी। आप देखें लोकल लेवल पर आपने बल्दियाती सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया। नए इलेक्शन आप करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तक जो एग्जिस्ट कर रहा था सिस्टम वो आपने खत्म कर दिया। मुझे ये लगता है कि इस गवर्नमेंट के हिस्से में एक और क्रेडिट बड़ा स्ट्रांगली आएगा, वो ये है कि अपनी पूरे दौरे हुकूमत में जितने तकर्रुर तबादले इन्होंने किए हैं, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी की, क्या वजह होती है कि कोई एक जगह पर जब टिकने लगता है आप तब्दील कर देते हैं, उनको मार्जिन नहीं देते
देते, टाइम लाइन ही नहीं देते हैं कि जिस टाइम में वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। खास तौर पर किसी भी शहर का डीसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने बड़े बड़े शहरों के डीसी फिर शफल कर दिए। अब देखें ना, ये खुद इस बात की निशानी है कि ये अपने काम से खुद मुतमिन नहीं है, इनको इत्मीनान नहीं है कि काम ठीक हो रहा है। और अगर काम वाकई ठीक हो रहा है तो मुझ पर टैग लगेगा। और अगर लाहौर में जो है वो सफाई की सूरत हाल बेहतरी की बजाय खराब हुई है, सड़कों की सूरत हाल बेहतरी की बजाय खराब हुई है, सीवरेज और बाकी काम, लेकिन अंजुम साहब देखें, पॉइंट हो गया कि जी वो आप तब्दील कर दी क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो ये भी तो वजह है कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए तब्दील करना जरूरी है कि वो बैठ जाएं, वो वहां पर अपना सिस्टम अपने आप को जालादारी बना लें। आईजी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो हट जाएगा। चीफ सेक्रेटरी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो हट जाएगा। सेक्रेटरी परफॉर्म नहीं कर रहा, डीसी कमिश्नर कोई सीट से बड़ा तो नहीं है ना। सालों में एक महीने में भी चेंज कर दिया गया, तो एक महीने में आप किसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं? आप भी वही कर रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे इसलिए हटाए जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस नहीं है, अब गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, गवर्नमेंट आवाम को सहूलतें नहीं दे रही। और देखिए पुलिस के निजाम में कोई बेहतरी नहीं आई, क्राइम कोई कम नहीं हुए, औरतों के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है, और जो है वो तालीम में कोई बेहतरी नहीं आई। अभी जो है कल वजीर आजम ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों ने जो है वो ज़हनी गुलाम बना दिया। देखिए इतनी बड़ी, इतना कोर्स चेंज कर दिया उन्होंने। तो यकसा निज़ाम तालीम ले आए। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पे इमरान खान ने बहुत बड़ा हमला किया है कि ये जो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो अंग्रेजी स्कूल हैं, ये बीकन हाउस है, ये सिटी स्कूल है, नहीं लेते हम, जो भी हैं प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े लोग जानते हैं, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। इन स्कूलों का मयार तालीम जो है वो इंटरनेशनल मयार तालीम है, ये बहुत कम है, ये बहुत। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अंग्रेजी बोलना और पैंट कोट पहन के फिरना ये कोई ये बेहतरी नहीं है, ये एक्चुअली आपकी गुलामी है जो आप दिखा रहे हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उर्दू बोले तो कॉन्फिडेंस, लेकिन हकीकत ये है कि इन स्कूलों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बुलंद है सरकारी स्कूलों के मुकाबले में, और दूसरे स्कूलों के मुकाबले में इनका मयार तालीम बहुत बुलंद है। इनको बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्निशन मिलती है। आपने कभी सरकारी स्कूलों की फीस और अब इन बड़े बड़े स्कूलों की फीस का कंपैरिजन किया है? जब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा ना। लेकिन आप जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से, जिस प्रोपोर्शन से बच्चों को बिल्टअप किया जाता है। बहरहाल ये एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन आपका ये जुमला बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि इमरान खान का हमला है ये निजाम तालीम के ऊपर। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। यकसा निजाम तालीम, आप बच्चों में कॉम्प्लेक्स निकालेंगे, आप बच्चों को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम ऐसे क्यों नहीं देखते कि ये सरकारी स्कूलों को ऊपर लेकर आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर यकसा निजाम तालीम होगा तो जो सरकारी स्कूल में बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, वो भी कॉन्फिडेंट होगा, उसे भी पता होगा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या करना है। होना ये चाहिए था कि अंग्रेजी स्कूल के जो बच्चे हैं, खासतौर पे जो ओ लेवल और ए लेवल का जो मयार है वो पाकिस्तान के बोर्ड के मयार से बहुत ज्यादा बुलंद है, और बैनुल अक़वामी सतह पर ए लेवल और ओ लेवल के बच्चों को पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे दाखिले मिलते हैं, बड़े पैमाने पे होना ये चाहिए था कि सरकारी स्कूलों को ऊपर लेके जाते, ए लेवल और ओ लेवल के बराबर लाते, लेकिन इमरान खान ने हमला ये किया है कि जो अंग्रेजी स्कूलों पे तनकीद करके अंग्रेजी स्कूलों का मेयार कम किया। हालांकि अंग्रेजी स्कूल बशले राह थे, बाकी तालीमी इदारों के लिए भी एक रास्ता थे, एक दिया थे कि उनको भी आगे लाया जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस पूरे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, इस आइडिया को थोड़ा टाइम देना चाहिए। दूसरा, आपने तालीमी निजाम की बात की, मेरे ख्याल से स्टूडेंट लोन की बात कर लें आप, या एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात कर लें, गवर्नमेंट इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस सेक्टर। नहीं, गवर्नमेंट जो है जब जो मयारी तालीम है उसको ही गिराना चाहती है, जो पाकिस्तान के मयारी तालीमी इदारे हैं उनको कह रही है कि वो ज़हनी गुलाम है। हालांकि उनके बच्चे, कौन कह रहा है कि निजाम तालीम गवर्नमेंट गिरा रही है? आई एम नॉट सपोर्टिंग गवर्नमेंट एट ऑल। मैं इमरान खान ने नाते दूं गवर्नमेंट की, लेकिन मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे। मुझे एक मिनट दे दो। इमरान खान का कल बयान कि अंग्रेजी जो है वो स्कूल है वो बच्चों को ज़हनी गुलाम बना रहे हैं, ये हकीकत के खिलाफ है। इसलिए कि पाकिस्तान का डाटा उठा लें, पाकिस्तान में अंग्रेजी स्कूलों के बच्चे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, ओ लेवल और ए लेवल में इंटरनेशनल, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खत्म कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अंग्रेजी ला रहे हैं, क्या हो गया? हर जगह पे सिस्टम एक लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें, हर चीज को न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। आप ये देखें कि आप खत्म करना खत्म नहीं हो रहा, अंग्रेजी स्कूल खत्म नहीं हो रहे हैं। कोर्स में थोड़ा चेंजेस लेके आए हैं और उसमें उर्दू बेहतर की है, उर्दू को थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट्स दे दिए हैं और अंग्रेजी का सिस्टम लेके आए हैं। आपने जनरल नॉलेज को लेके आ रहे हैं, आपने कोर्स को देखें तो उसमें बहुत चीजें ऐसी जो बेहतर हैं। अब सर देखें, पाकिस्तान के किसी माहिर तालीम ने ये नहीं कहा कि इन्होंने कोर्स को बेहतर किया। इन्होंने माहिर तालीम के साथ मुशावरत करके किया, बड़े बैठे हुए थे मीटिंग्स में, तमाम गुजरा के साथ बैठे हैं।
एजुकेशन मिनिस्टर ये एक बहुत रट्टू- बड़े माहिर तालीम है, वो खुद माहिर तालीम ये एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं, हैं। अमेरिका से डिग्री होल्डर हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो खुद भी पढ़े हैं। तो माहिर तालीम की डेफिनेशन डिफर हो जाती है ना, कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी से एग्री करते हैं या नहीं करते। देखिए तालीम के बारे में बाहरी तालीम फैसला करेंगे, वो कह रहे हैं कि रट्टू तोते बना आपको रहे हैं। याद होगा आप अंजुम साहब, मदरसों को- अकेले उन्होंने नहीं किया, तमाम प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदे भी बैठे हुए थे, उन्होंने मिलकर कोर्स बनाए, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छा, ये है जी, कि जी, जी। जब आप जो पाकिस्तान के मयारी तालीमी इदारे हैं जिनके बच्चे दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं, अमेरिका में और इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे हैं, उन तालीमी Nobody is इदारों पर जब denying हमला that, करेंगे तो आप जो मयारी तालीम है उनको गिरा रहे हैं ना, अंजुम और जो साहब, नीचे के अंजुम गिरे हुए साहब, लोग हैं, चलें। आप मयारी तालीमी इदारों को नीचे गिरे हुए तालीमी इदारों के अच्छा बराबर ला ठीक रहे है, हैं। हम अग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं इस पॉइंट पर कि थोड़ा सा थोड़ा टाइम time दे दे देते देते हैं, हैं, कि बिल्कुल। देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो ये वाला सिस्टम बेहतर हो पाता है या नहीं हो पाता। जहां पर लोग इसकी खिलाफ बात कर रहे हैं, वहीं पर लोग इसकी फेवर भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये बात तो आप नहीं चलेगी जी कि उस्मान बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे। कल वज़ीर आज़म ने कह दिया हर दफा वो स्टैंप लगाकर जाते हैं, वो स्टैंप और पक्की हो जाती है। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जो एक टफ टाइम देना चाह रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, नज़ीर चौहान ने कल मुलाकात की है माफी वज़ीर भी आज़म मांगी से, है माफी मांगी बाकायदा। उन्होंने कहा मुझे डांट भी पड़ी, मेरी सरजनिश भी हुई, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि माफी 11 बंदे मैं मजीद जहांगीर तरीन ग्रुप के लेके आ रहा हूँ, मतलब वो बातें सारी खत्म है कि जहांगीर तरीन स्ट्रांग हो रहा है, वो गवर्नमेंट को टॉपल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बात तो तय है कि जहांगीर तरीन ने अपने हक में मुजाहरा करवा के और ग्रुप बना के पीटीआई को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया है। उस डैमेज का इजहार यह है कि इमरान खान ने कल बहुत थोड़े वक्त में भी जो है उस डैमेज को कवर करने के लिए नज़ीर चौहान को माफी दी, बुलाया, उसके सर पे हाथ रखा। अब ये जो पीटीआई को जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि पीटीआई पहले ही चंद वोटों की बुनियाद पर हुकूमत कर रही है पाकिस्तान में, और इसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में नाराज हो गई है। तो अब अगले इलेक्शन में वो लोग जो है जो नाराज वो नहीं पुरानी बात होगी ना अंजुम रशीद साहब, कि वो लोग आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि मैं भी हूँ साथ 11 फौरन अलहदा हो जाएंगे, कोई एक्टिवनेस खत्म हो गई है, जो बातें की जा रही थी वो 2 साल बाद देखेंगे। प्रेशर भी फिलहाल खत्म हो प्रेशर गया। कोई नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप का। अगर प्रेशर नहीं है तो उन 11 लोगों को वापस लाने की कोशिश क्यों हो रही है? और नज़ीर कोशिश चौहान नहीं, वो को तो कह रहे हैं टाइम मैं देने तैयार की बैठा हूँ, कोशिश- वो माफी मांगना चाहते हैं सारे। उन्होंने तो ये कहा है उनके, मैं भी माफी मांगता हूँ खान साहब से, वो लीडर है हमारे, हमसे गलती होगी, वो तो ये कह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि वो अगर वो माफी मांगना चाहते हैं और ये माफी देना चाहते हैं तो ये डैमेज को कवर करना चाहते हैं। अब ये डैमेज कवरेज की कोशिश हो रही ऑब्वियसली है वापस कि आ रहे हैं तो पीटीआई डैमेज कवर ही कर रहे हैं ना। वो जो उन्होंने अब उनको पार्टी में दोबारा जगह चाहिए, जहांगीर तरीन ग्रुप में वो Exactly. रहना नहीं चाहते। और नज़ीर चौहान साहब के साथ जो हुआ पूरे केसेस के दौरान अब वो भी पता हमने नहीं, देखा। अब ये बात तो ठीक है, ये डैमेज कवरेज की कवर करने की जो पीटीआई की पार्टी को एज ए सियासी नुकसान पहुंचा चुके हैं जहांगीर तरीन, इमरान खान उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फैसला करना तो बाद में अब पता चलेगा कि वो कवर कर पाए या नहीं नुकसान कर क्या पाए। पहुंचा है? उनको एक नई बात ड्यूटी है, दे इनका दी क्या है, नुकसान अंजुम पहुंचा है? साहब। अब तक नुकसान क्या पहुंचा है? वो कह रहे हैं जहांगीर मुझे तरीन नई ग्रुप से? ड्यूटी दे दी है, मुझे वापस ना सिर्फ अपनी आशीराबाद में ले लिया है, अपने जैसे आपने कहा कि सर पे हाथ रख दिया है, बल्कि उनको नई ड्यूटी दे दी है बल्दियाती। नुकसान क्या पहुंचा है? नुकसान ये पहुंचाया है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो चंद वोटों पे खड़ी है और जहांगीर तरीन का इतना बड़ा ग्रुप जो है वो पार्टी से दूर हो गया है, वो नाराज है, वो उसके अलग होने का खतरा है, उसके नाराज होने का खतरा है, उसके तो दूर खत्म हो खतरे गया ना, खत्म अब हो तो गए ना खतरा अंजुम साहब, खत्म यही हो तो हम गया, बात अब कर तो रहे हैं। खतरा खतरे खत्म खत्म, हो गया। वो वापस आ गए हैं, वो माफिया मांग रहे हैं। खतरे एक आदमी उन्होंने कहा मेरे साथ 11 लोग और हैं। सीमल अभी एक आदमी आया है, हाँ। 11 होंगे या 22 होंगे, वो जब आएंगे तो आप आ बात गए हैं ना सही है, अंजुम साहब, सही है, आप सही है, देखिए सही वो कह रहे हैं, माफिया वैसे मांग आप रहे हैं। इस अच्छा, बात किसी एक पे- का नाम बताएं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ क्योंकि ऐसी बहुत अभी सी तो उन्होंने press खुद नहीं conferences- कहा कि आए हैं, वो तो कह रहे हैं आ जाएंगे। वो कह रहे हैं तैयार बैठे हैं, खान साहब टाइम दे दे, माफिया मांगना चाहते हैं वो। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, लेकिन जब वो आएंगे तब बात जब करेंगे, आएंगे सब तो तब आपकी ये आप बात कहेंगे कि बिल्कुल नुकसान ठीक है। कम हो गया। आपको लेकिन वो अभी भी भी याद तो- होगा जब जहांगीर तरीन ग्रुप में लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा जी हमारे पास गवर्नमेंट के और भी 25 लोग हैं जो सामने आ जाएंगे, वो नहीं आए इन दी नहीं एंड ऑफ द डे। आए। लेकिन तो ये जितने- होता यानी कि है, आप नुकसान कहीं नहीं ना पहुंचा ना, कहीं गवर्नमेंट को बढ़ के नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो गए लोग जो हैं वो 40-45 जो लोग गए थे वो पहुंचा ना, अब वो वापस जब आएंगे तो आएंगे। नुकसान पहुंचना मतलब होता है कोई रिजल्ट निकला हो ना, सिर्फ बातों से नुकसान तो नहीं पहुंचा। रिजल्ट क्या तो निकल हुआ? आया, रिजल्ट तो निकल आया कि वो पार्टी से दूर हो गए। पार्टी पहले ही जो है उनके लिए नुकसान हुआ, वो पार्टी से दूर हुए हैं, पार्टी तो वहीं पर है। उनके लिए नुकसान हुआ या फायदा, ही तो बात की बात है। कल अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होकर इलेक्शन जीत जाते हैं, पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट बना लेगी। मुस्लिम लीग में शामिल होकर इलेक्शन जीत जाते हैं, पीपल्स या पार्टी- आसिम साहब आपने कल वैसे ऑपोजिशन के बारे में भी यही कहा था, आपने कहा था ऑपोजिशन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी अपने जलसे। आज आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन खान ने ग्रुप ने नुकसान नुकसान पहुंचाया। पहुंचा दिया, नहीं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, मैं इम्कानात की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी मतलब यह है कि अगर जो चंद वोटों पे खड़ी गवर्नमेंट से अगर दूरी का इजहार किया जहांगीर ग्रुप के लोगों ने तो एक धमकी तो आ गई ना। हाँ, परेशानी थोड़ी सी आ गई थी, कह रहे हैं कि ठीक एक है। प्रेशर तो कॉन्टिन्यूसली मौजूद प्रेशर तो रहता आ ही गया, है। अब ये प्रेशर में इजाफा होता है, कमी होती है, ये आने वाला इस पे हम वक्त बात है। कर रहे हैं कि वो बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर और कम हो। 2023 तक सही हम है। देखेंगे ये प्रेशर कितना बिल्डअप होता है, उससे कितना नुकसान Exactly, होता है exactly. गवर्नमेंट को, या फिर जो लोग साथ छोड़ना चाह
रहे थे बस, उनको नुकसान होता है, ये भी मालूम हो जाएगा। बिल्कुल अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा आपके साथ बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू भी रहती है और हम कहीं ना कहीं ओपन एंड पर खड़े रहते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन का मजा आता है तो ताकि देखने वाले जो हैं वो जिस भी साइड पर खड़े हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आ जाए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। ओके, वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता 10 महीनों से जो डॉलर का रेट है वो 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, और इसकी वजह ये सब कह रहे हैं कि आखिर क्यों, वजह क्या है, इसमें नहीं आ रहा। और सब ये कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आ गई, फॉरेन रिजर्व भी आपके बेहतर हो गए, IMF से 2.7 बिलियन डॉलर्स का जो मजीद कर्जा भी मिल गया, तो अगर तमाम मामला बेहतर थे, इकॉनमी की इशारे बेहतर जा रहे थे जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, तो फिर डॉलर क्यों मुसलसल बढ़ रहा है? जी, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है? इंटरबैंक में 1 रुपये 9 पैसे कल महंगा हुआ और 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, जो कि 166.29 का हो गया। और फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर ने भी ये कहा कि 1 जुलाई से अब तक डॉलर 8 रुपये 75 पैसे बढ़ा है और मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ जो है वो 850 अरब रुपए उसका इजाफा हो चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या वजह है। तमाम इशारे गवर्नमेंट के मुताबिक बेहतर हैं, GDP भी बेहतर है, रेमिटेंसेस भी आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों रुपए की कदर कम होती जा रही है? हमारे साथ इकोनॉमिस्ट फरूख सलीम साहब मौजूद हैं। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जरा आसान अल्फाज में हमें समझाइएगा क्योंकि ये मामला समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कह रही है बेहतरी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट में बड़ी तेजी से इजाफा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपका रुपया अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। देखिए, रुपए की बात कर रहे हों या डॉलर की बात कर रहे हों, जो बुनियादी नुक्ता है वो सप्लाई एंड डिमांड का है। हर चीज की कीमत है वो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो डिटरमिन करती है। इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर पाकिस्तान में ज्यादा होंगे तो डॉलर की नीचे आ जाएगी, अगर डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका मतलब ये है कि डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि 6 अरब डॉलर की हमने पिछले महीने जो है वो इम्पोर्ट कर डाली है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो लिख के दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि उनका तखमीना है कि शायद इस साल जो टोटल इम्पोर्ट्स हैं वो 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने 31 बिलियन डॉलर की लिमिट की हद जो है वो की थी और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। हालांकि ये तो हम 7-8 साल पहले ये वाली लिमिट हम अबूर कर चुके हैं। तो डिफरेंस ये है कि इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं और उसके नतीजे में जो डॉलर की सप्लाई है मुल्क के अंदर वो कम होती चली जा रही है। इम्पोर्टर बहुत सारे डॉलर खरीदना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर को कवर करने के लिए, जिसको टेक्निकल जुबान में इकोनॉमिक्स में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने डॉलर ज्यादा देने हैं, आपके पास डॉलर कम आ रहे हैं और उसके नतीजे में रुपया जो है वो प्रेशर में आ रहा है और रुपया गिर रहा है। आप देखिए कि 130 रुपए था 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी, आज वो 166 के करीब है ओपन मार्केट में, उससे भी ज्यादा है। तो तकरीबन 35% जो है वो डिवेल्युएशन हुई है। इसका इम्पैक्ट अगर मैं ब्रीफली बता दूं, देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। फरूख साहब, ये आपका मैसेज ना प्रिसाइसली उन लोगों के लिए है जो जब हम जिक्र करते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ गई तो वो उल्टा हमसे सवाल करते हैं आपने डॉलर लेकर रखे हुए हैं जो आपको परेशानी है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आपने ये भी डिफाइन किया, ये गरीब आदमी की जेब पर बोझ पड़ता है। पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर अशिया खुरोनोश की तमाम चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। जी, तनख्वाहदार तबका जो है जिसकी फिक्स्ड आमदन है, अगर आपकी तनख्वाह फिक्स की गई है और रुपयों के अंदर फिक्स है तो फिर ये सारी चीजों का बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। और मुझे खदशा इस चीज का है कि एक नई लहर कह रहे हैं, नया तूफान कह लें महंगाई का। देखिए, जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी और बिजली की कीमत बढ़ेगी तो आप सोचिए कि आप और मैं और बाकी सारी इंडस्ट्री जो उसको करती है उन सब चीजों की कीमत बढ़ेगी। तो फरूख साहब, अब सब कीमतें बढ़ गई, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आ गया, महंगाई मजीद बढ़ेगी, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि डॉलर कम क्यों हुआ था? क्या वो वाकई कोविड की वजह से, क्योंकि इंपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हुई, वो वजह थी? क्योंकि 165 पे 168 से वापस 152 पे भी आ गया और स्टेबल भी रहा।
इसके अलावा ये कहा जाता है कि डॉलर को स्टेबल करने के लिए जैसे नून लीग की गवर्नमेंट ने 100 के अराउंड रखा, तो पीटीआई गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी पिछले दिनों में कि इसको आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी दी जाए, ऐसी कोई बात थी या फिर सिर्फ इम्पोर्ट कम थी? देखिए, इसमें कुछ लोगों का फायदा भी होता है जब आपका रुपया या हमारा रुपया जब गिरता है। जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनका बहुत बड़ा फायदा होता है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर किसी ने मई के महीने में जो एक्सपोर्ट की हुई थी और वो उसने माल बाहर भेजा हुआ था, उस वक्त उसको डॉलर मिल रहा था 152 रुपए मिल रहे थे हर डॉलर के, अब उसको 166 मिलेंगे। तो जो एक्सपोर्टर कम्युनिटी है वो बड़ी खुश होती है इस चीज से। तनख्वाहदार तबका, जैसे मैंने कहा, कि वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। पिछले आपने कहा कि पिछले साल के दौरान रुपया जो है वो तकरीबन स्टेबल रहा या स्ट्रेंथन भी हुआ। उसकी वजूहात में से एक रेमिटेंसेस जो बताई जाती है वो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे बहुत सारी रेमिटेंसेस जो पहले नॉन बैंकिंग चैनल से हवाले के थ्रू आया करती थी, अब वो ट्रैवल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया था। पाकिस्तानी बाहर नहीं जा रहे थे, पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो वो जो भी रकूम आ रही थी वो सब बिजनेस चैनल के थ्रू आ रही थी। जब पाकिस्तानी बाहर नहीं आ रहे थे, जब हम बाहर जाते हैं तो 2 से 3 अरब डॉलर के वहां पे जाके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है, वहां के होटल हम इस्तेमाल करते हैं, हम एयरलाइन की टिकटें इस्तेमाल करते हैं, तो 3 से 4 बिलियन डॉलर की तो वहां पे आप समझिए कि एक्स्ट्रा सप्लाई पाकिस्तान में वो बेहतर हो गई थी। सही। तो लेकिन अभी जब जिक्र कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट तो इसको डिफेंड कर रही है अभी भी और अपनी रीजनिंग भी दे रही है, लेकिन आईएमएफ की जो अभी एक किस्त पे मिल गई हमें एक बहुत बड़ी 2.7 बिलियन डॉलर, सो उससे कुछ तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कुछ बेहतर होता मजीद बढ़ गया। देखिए, जो इकोनॉमिक्स का असूल है वो आपका जो एक्सचेंज रेट है उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आपके पास रिजर्व्स कितने बड़े हैं। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। अनलेस सेंट्रल बैंक ये सोच ले कि जो रिजर्व उसके पास पड़े हैं वो डॉलर उसने मार्केट में फेंकने हैं, यानी कि मार्केट को सप्लाई करना शुरू कर दे, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। मैं शुरू में सप्लाई डिमांड की बात कर रहा था। अगर सेंट्रल बैंक ये डिसाइड कर ले कि उसके पास जो रिजर्व पड़े हैं वो उसने मार्केट में बेचने हैं, तो फिर डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो 20-21 बिलियन डॉलर के रिजर्व अब स्टेट बैंक कह रहा है उसके पास पड़े हैं, वो तकरीबन सारे के सारे कर्जा जात हैं। यानी कि हम अरेबिया से कर्जा लिया, यूएई से कर्जा लिया, चाइना से कर्जा लिया, कोई 7 बिलियन आईएमएफ का पड़ा है, जिसमें आपने कहा 7.5 बिलियन अभी रिसेंटली मिला है। तो बेसिकली फारूक साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा कुछ ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम दोबारा से डॉलर के रेट को नीचे लेके आएँ, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो है तवातर से बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो है उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही है। तो फिर अगर आप प्रिसाइसली बता दें तो आइंदा चंद दिनों में मजीद डॉलर ऊपर जाने वाला है, जो 175 की बात की जा रही थी वो सच होती नजर आ रही है आपको? देखिए, शॉर्ट टर्म में रुपया किस सिम्त में जाने वाला है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि अब देखिए हमारे पास आज जो हमें स्टेट बैंक बता रहा है कि उसने अगले 3 महीनों में तकरीबन 2 अरब डॉलर की वापसी करनी है जो पुराने कर्जा जात किए हुए हैं। 12 महीनों में तकरीबन 15 अरब डॉलर की वापसी करनी है स्टेट बैंक ने जो हमने कर्जा जात में लिए हैं। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारे रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो कायम दायम रहेगा। रुपए के ऊपर प्रेशर कायम दायम रहेगा और अगले 3 से 6 महीनों में ये इजाफा जो है वो कंटिन्यूस रह भी सकता है। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सपोर्टर्स का तो फायदा हो जाता है लेकिन वो बहुत कम तादाद है। इंपोर्टर्स जो हैं उनका इंपोर्ट करने से नुकसान होता है कंट्री के ऊपर और आपके और इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा है। रेमिटेंसेस पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते। आप तो बेसिक आपने जो काम करना है वो आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी है, इंपोर्ट्स को कम करना है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काम करती रहेगी। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आर्टिस्ट के हवाले से हम अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना काम करते हैं और दिखाते भी हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान को वो आगे भी देखते हैं। ऐसे एक आर्टिस्ट से आज हम आपको मिलाएंगे
के जो कि पेंसिल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने क्या जी कारनामा सर अंजाम दिया कि 45,000 पेंसिल से उन्होंने एक दुनिया का सबसे बड़ा झूला तैयार कर लिया। बिल्कुल, कहा जाता है ये बहुत बड़ी ताकत है पेन पेंसिल, जैसे आप लिख कर या पेंट करके बड़ा नाम कमा लेते हैं। उन्होंने इसी को एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा झूला बनाया है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कलरफुल। आप जैसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बाकायदा आपको अपने कल्चर की, जैसे हम कहते हैं ना कि कलर्स और डिफरेंट चीज़ों से भरपूर है हमारा कल्चर, बड़े खूबसूरत तरीके से इसको ना सिर्फ डेकोरेट किया है बल्कि इसे तैयार भी किया है और तवज्जो जो है वो मबजूल करा ली है अपने आर्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बिलाल आसिफ, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने ये रिकॉर्ड तोड़ना है और दुनिया का सबसे बड़ा झूला पेंसिल्स की मदद से बनाना है? आइडिया इस तरह आया, मैंने सोचा कुछ करूं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दूं। तो इसको मुझे बनाने में तकरीबन 2 साल 6 महीने लगे और ये बहुत मुश्किल मरहला था जिसको जब मैंने ये बनाना शुरू किया और बहुत मुश्किलात भी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है और ये दुनिया का वाहिद पहला झूला है पेंसिल का बना हुआ जो मैंने बनाया। ज़बरदस्त, बड़ी 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 अचीवमेंट है जी। दुनिया का सबसे बड़ा झूला आपने खुद बनाया और पेंसिल की मदद से बनाया। तो बिलाल बताइएगा, कुछ ये काम आपने सीखा था, कैसे सीखा, कहाँ पर सीखा और फिर क्या क्या आपने अभी तक काम किए हैं जो कि आपको इसी आर्ट से मुंसलिक हैं? मैंने 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिल का टावर बनाया था। अच्छा। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था और उसके बाद मैंने पेंसिल से ज्वेलरी मुतारिफ कराई और मुझे जब मैंने ये झूला बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात आई क्योंकि ये मैंने किसी से सीखा नहीं था। ये गॉड गिफ्ट है। इसके अंदर जितना भी काम देख रहे हैं आप, ये लेड कार्विंग भी की है, इसमें क्राफ्टिंग भी की है और बहुत मुश्किल चीज़ें थी इसको मैंने ज्वाइन करना, इसकी डिज़ाइनिंग करना, सब चीज़ें मैंने अपने अंदर से निकाली और इसको कंप्लीट किया और एक पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि एक पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और एक मैसेज गया। और ये रिकॉर्ड मैंने APS के जो शौदा थे उनके नाम किया है और उनके लिए इसके अंदर लैंप्स लगाए और शमाएं जलाई हैं और उनको वो सलाम पेश किया, सलूट पेश किया इस आर्ट के जरिए। और बड़ा ज़बरदस्त है आपका ये पूरा प्रोडक्ट जो आपने तैयार किया और कई साल, 2 साल 2.5 साल लग गए आपको इसको बनाने में। पेंसिल्स के ज़रिए बड़ा यूनिक चीज़ है ये। पहले से ऑब्वियसली रिकॉर्ड मौजूद, आपने उसको तोड़ के अपना रिकॉर्ड भी कायम कर दिया और लार्जेस्ट झूला बना लिया। कितना मुश्किल है ये करना, किसी एक टारगेट को ऑप्ट करना और कंसिस्टेंट रहना उसके ऊपर? मुश्किलात तो यही होती है कि अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हैं, एक नई चीज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि इसके आगे क्या होगा। अब जब मैंने ये शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि किस तरह से कंप्लीट होगा और किस तरह होगा। तो मुझे यही था कि सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट की या कोई आएगा सपोर्ट करेगा, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया सवाए मेरे फैमिली के। और मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया और मैंने इसको बना के एक दुनिया में पैगाम दिया है, सिर्फ एक पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताया है कि बच्चे बहुत ज़हीन है और बच्चे सुपरमैन है। वो कुछ कर नहीं पा रहे, बस उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। वो अंदर से अपना अगर अंदर से ढूंढे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और कामयाबी से आगे जा सकते हैं। डेफिनेटली बिलाल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर कोई काम करते हैं और कंसिस्टेंटली करते रहते हैं तो अल्लाह ताला भी कामयाबी में आपकी बड़ी मदद करता है और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट करना तो बड़ा ज़रूरी है। वैसे हम हर दफ़ा ये कहते भी हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर अब आगे क्या इरादे हैं, क्या क्या मंजिलें तय करनी हैं, क्या प्लान बनाए आपने? आगे मेरा यही सबसे बड़ा एक अचीवमेंट मेरी यही होगी कि मैं एक दुनिया में एक पेंसिल म्यूजियम बनाऊं और पेंसिल आर्ट गैलरी बनाऊं। जो आर्ट मुझ में है मैं उनको सिखाना चाहता हूं और एक पैगाम देना चाहता हूं कि दुनिया में जैसे यंगेस्ट बच्चे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने आर्ट के जरिए, तो उनको आर्ट सिखाऊंगा, एक आर्ट गैलरी बनाऊंगा और अपने मुल्क में जो भी लोग आए उसको देखें मुल्क से बाहर और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा इस आर्ट के जरिए। बिल्कुल ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि फाइनेंशियल पर्पस के लिए भी आप अपने आर्ट को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूला है, तो इज इट अप फॉर सेल या ऑक्शन के लिए कुछ ऐसा सोचा है फ्यूचर में करने के लिए?
जी जी बिल्कुल मैंने सोचा है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि भाई सपोर्ट का मसला है, वो ये आपने बताया। तो अब मैं इसको सेल करूंगा तकरीबन $45,000 का, और इसको बेच के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और कुछ करूंगा जो उससे पैसे आएंगे। अब और एक नया कारनामा करूंगा, तो उस कारनामे के लिए पैसे तो चाहिए, तो इसीलिए इसको बेचूंगा और इससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने मुल्क के लिए और कुछ करूंगा। जबरदस्त बिलाल, आपको गुड लक कि आप ये बना लें। लेकिन इसके साथ ये बताएं कि आपने जो ज्वेलरी बनाई थी, जो टावर बनाया था, क्या वो भी आपने बेचा और उससे भी आपको मतलब रिवॉर्ड आया, आपको मतलब एक्नॉलेज किया गया था? कहाँ पर किया उसको सेल? जी मैंने ज्वेलरीज वगैरह जो बनाई थी पेंसिल की, वो भी मैंने सेल की हैं, आउट ऑफ कंट्रीज भी गई हैं और पाकिस्तान में भी गई हैं। उसके अलावा मैंने लेड कार्विंग का काम भी शुरू किया था, वो भी बेचा। लेड कार्विंग आर्ट मैंने आता नहीं था, लेकिन मैंने PSL में वेलकम किया था क्रिकेट में, जब पाकिस्तान में क्रिकेट हुई थी तो मैंने लेड कार्विंग की थी। और लेड कार्विंग मैंने सेल किया इसलिए कि अपना झूला बनाना था, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलात आई। और उसके अलावा मैं एक क्लॉक इंजीनियर हूँ, मैंने दुनिया की पहली सोलर क्लॉक भी बनाई है क्रिकेट स्टेडियम की। तो मैं इंजीनियर हूँ, जो पैसे आते थे थोड़े थोड़े अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किए हैं और अपना काम भी किया, अपने लिए टाइम निकाला अपने मुल्क के लिए। तो मेरा यही मेन मकसद है दुनिया में बताना कि आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है और मुल्क के लिए भी निकालना है। अपनी पर्सनल लाइफ में से थोड़ा सा आउट होके अपने लिए देखना है अपने आप को, तो आप में कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। तो सब में, लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहे, अपने आप पे तवज्जो नहीं दे पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल, और हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि अपने अपने पोटेंशियल में अगर हम ठान लें कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो यकीन जानिए ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, हर तरफ से आपको टैलेंट और पोटेंशियल जो है वो नज़र आएगा। वेल गुड लक बिलाल, आपके इस ऑप्शन के लिए भी जो आप इस झूले के लिए करने जा रहे हैं, एंड आगे जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप पेंसिल का म्यूजियम बनाना चाहते हैं और एक आर्ट गैलरी बनाना चाहते हैं। विश यू वेरी जबरदस्त, वेरी नाइस जी बिलाल, आपसे आपका शुक्रिया। और बात यहाँ पर ये है कि बिलाल तो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्टिस्ट अपनी जगह पर काम करें, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जगह पर काम करें, गवर्नमेंट का काम है कि वो काम करे जो कि ड्यू है, और इनको सपोर्ट करें। बिल्कुल, इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। और इसी के साथ हमारा टाइम खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।